नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं महासागरों की, कि विश्व में जो हमारी पूरी पृथ्वी है या जो हमारा पूरा विश्व है, पृथ्वी है, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक स्थल मंडल के रूप में और एक जल मंडल के रूप में। स्थल मंडल को संयुक्त रूप से हम लोग जो है पेंजिया के नाम से जानते हैं, जिसे महाद्वीपों में विभाजित किया गया है, और जो जल मंडल है जिसे पैथालासा के नाम से जाना जाता था, उसे महासागरों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे विश्व के महासागरों के बारे में, और हमारा जो सिलेबस है उसमें एक जगह लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ ओशियंस, यानी कि महासागरों की उत्पत्ति, और दूसरी जगह लिखा हुआ है ओशियंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो महासागर और उनकी क्या विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहले तो महासागरों को जब हम पढ़ते हैं तो क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं या किन टॉपिक पर हमें अध्ययन करना है। महासागरों को पढ़ने से पहले हमें पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना आवश्यक है, कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें से जल मंडल कितना है और स्थल मंडल कितना है। तो सबसे पहले हम पूरे जो है पृथ्वी पर जल और स्थल के वितरण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महासागरों की, कि जो हमारा जल मंडल है उसमें से कितना भाग महासागरीय क्षेत्र में आता है, और महासागर कितने हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और उनकी क्या क्या विशेषता, जहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जल मंडल की, कि यहां जो हमारी पूरी पृथ्वी है, यहां जो रेखा है, यहां है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा जो है पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां सबसे पहले समझना कि जो हमारी पृथ्वी है, यहां पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग कहलाता है स्थल मंडल, और दूसरा भाग कहलाता है जल मंडल। अब स्थल मंडल में कितना भाग आता है, तो हमारी पूरी पृथ्वी का लगभग 29% जो है भाग वह स्थल मंडल है। कितना? 29%। और शेष जो है वह 71% यहां क्या है, जल मंडल। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जल मंडल कितना है, तो वह 71% पानी है, और 29% जो है स्थल भाग है, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। अब समझना कि जल मंडल जो 71% है, अब हमारी पूरी पृथ्वी दो गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो यदि हम बात करें उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल 40% है, और स्थल मंडल क्या है, 60% है। ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल ज्यादा है, जल मंडल कम है, क्योंकि विश्व के अधिकांश महाद्वीप जो है उनका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, चाहे वह यूरोप है, चाहे वह एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, यहां जितने भी महाद्वीप हैं
इनका अधिकांश भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए स्थल मंडल जो है उत्तरी गोलार्ध में 60% है, और जबकि जल मंडल जो है उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 40%। लेकिन यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल 81% है, स्थल मंडल 19%। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थल भाग कम है। दक्षिणी गोलार्ध में मुख्य रूप से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही विस्तार है, और अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है, तो इनके कुछ भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थल मंडल कम है और जल मंडल ज्यादा है। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल कितना है, 81% है। तो इस तरह से हमारे पृथ्वी पर जल और स्थल का क्या है, वितरण है कि पूरी पृथ्वी पर स्थल मंडल 29%, जल मंडल 71%, उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल 40%, स्थल मंडल 60%, दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल 81% और स्थल मंडल 19% है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जो जल का वितरण है वह असमान है, सभी जगह समान नहीं है। और यह हमने देखा भी है कि जहां उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल कम है तो स्थल मंडल ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल ज्यादा है तो स्थल मंडल क्या है, कम है। अब बात करते हैं हम इस पूरे जल मंडल कि जल मंडल जो है इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है कि हमारे पृथ्वी में जल मंडल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए समझना एक एक पॉइंट जल मंडल को। जल मंडल में क्या क्या था कि पृथ्वी का वह भाग जो जल के रूप में महासागरों, सागरों, खाड़ियों आदि के अंतर्गत आता है उसे हम क्या कहते हैं, जल मंडल करते हैं। पृथ्वी का वह भाग, पृथ्वी का वह भाग जो जल के रूप में महासागर, सागर, खाड़ियां आदि के अंतर्गत आता है। जल मंडल कहलाता है। यानी कि जल मंडल में मुख्य रूप से क्या आते हैं, एक तो महासागर है, दूसरे सागर है जिसमें खुले और बंद दोनों प्रकार के सागर आएंगे, साथ में खाड़ियां हैं और भी अन्य जो झीलें हैं वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। यानी कि जल मंडल में मुख्य रूप से महासागर, सागर, खाड़ियां और अन्य जो भी जल संसाधन है वह इसके अंतर्गत आते हैं। और जल मंडल संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 71% है। यानी कि पूरे पृथ्वी का जल मंडल कितना भाग है, 71% है। अब यह जो 71% जल है इसकी बात करते हैं
तो जो पृथ्वी का पूरा जल मंडल है उसमें से महासागरीय जल कितना है, तो 97.25%। संपूर्ण पृथ्वी के जलमंडल का 97.25% महासागरीय जल तथा 2.75% ताजा जल या पीने योग्य जल है। यह ध्यान रखना कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो 71% जलमंडल है, यहां 71% जलमंडल दो प्रकार से हमें मिलेगा। एक महासागरीय जल के रूप में मिलेगा, दूसरा ताजे या पीने योग्य जल के रूप में। तो हमारे पूरे पृथ्वी के जलमंडल का 97.25% महासागरीय जल है। महासागरीय जल का मतलब है खारा जल है या पीने योग्य नहीं है। क्लियर हो गया। शेष जो है वह 2.75% यह जल हमारे जो है पृथ्वी पर ताजा जल या पीने योग्य जल है। और ताजा और जो पीने योग्य जल है वह या तो आपको ग्लेशियर के रूप में मिलेगा या फिर भूमिगत जल के रूप में मिलेगा। अब हमारा जो सिलेबस में वह है महासागर, यानी कि हम महासागरीय जल की बात करेंगे जो पूरे पृथ्वी का 97.25% है। पूरे पृथ्वी का जो 97.25% महासागरीय जल है, इसको किस तरह से जो है हमारे पृथ्वी पर जो है वितरित किया गया है। तो देखिए, बात करते हैं पृथ्वी पर महासागरीय जल का वितरण। पृथ्वी पर महासागरीय जल 97.25% का वितरण 4 महासागरों के रूप में किया गया है। कि जो हमारे पृथ्वी पर महासागरीय जल कितना है, 97.25% है। इसका पूरे पृथ्वी पर जो वितरण है वह 4 प्रमुख महासागरों के रूप में किया गया। इसका मतलब हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो 4 प्रमुख महासागर है। कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है एक, तो यह ध्यान रखना। जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। दूसरा जो है वह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। तीसरा है वह है
हिंद महासागर। और चौथा जो है वह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो यहां इस तरह से पूरे पृथ्वी पर हमारे महासागरीय जल या जल मंडल का वितरण है। किस रूप में? क्लियर हो गया कि जो पूरी पृथ्वी है उसका 71% जल मंडल है, उसमें से 97.25% जो है महासागरीय जल है। और महासागरीय जल का वितरण पृथ्वी पर 4 महासागरों के रूप में मिलता है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। लेकिन कुछ किताबों में अंटार्कटिका महासागर का भी उल्लेख मिलता है, जिसे दक्षिणी ध्रुव महासागर के रूप में जानते हैं, कि जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके चारों ओर जो विशाल जल राशि है उसे अंटार्कटिका महासागर की संज्ञा दी गई है। लेकिन सामान्यतः हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी पर वर्तमान में हम 4 महासागरों का अध्ययन करते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमारे पूरी पृथ्वी पर महासागरीय जल का वितरण। अब महासागरीय जल का वितरण यानी महासागरों के बारे में पढ़ने से पूर्व हमें महासागरों की उत्पत्ति को लेकर भी पूछा जाता है। तो देखिए, समझना, बात करते हैं महासागर की उत्पत्ति कि ये जो महासागर है, चाहे वो प्रशांत महासागर है, चाहे वो अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है या आर्कटिक महासागर, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पूरी कहानी को समझना, क्योंकि इनकी उत्पत्ति को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। कि प्रारंभ में जो है पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी। क्या थी? प्रारंभ में पृथ्वी आग का गर्म गोला थी। ये ध्यान, जब धीरे धीरे यह ठंडी हुई तो पृथ्वी पर 2 भाग बने। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी पर दो मंडल का निर्माण। कौन कौन से? एक तो कहलाया स्थल मंडल, जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैंजिया। और दूसरा जल मंडल, जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैथालासा कहा गया। यानी कि पृथ्वी पर 2 भाग बने। यहां था पैंजिया और इसके चारों ओर था पैथालासा। कि जब पहले प्रारंभ में जो है पृथ्वी आग का जब गर्म गोला थी, जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो 2 मंडल बने। कौन कौन से बनने बने? एक तो बना स्थल मंडल और दूसरा जो बना वह जलमंडल। अब स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैंजिया। तो विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं वह सब इस स्थल मंडल या पैंजिया का भाग है। लेकिन जो महासागरीय जल है, विश्व के जितने भी महासागर हैं
उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? जल मंडल यानी कि पैथालासा से हुई है, यह ध्यान रखना। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति पैथालासा से कि जब यहां पेंजिया टूटा और पेंजिया जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुआ तो उनके बीच में जो निम्न भूमि क्षेत्र बना उसमें इस पैथालासा का जल जमा हो गया और पैथालासा का जल जमा हुआ तो उन्होंने विशाल महासागरों का रूप लिया और इसीलिए हम कहते हैं कि महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई है? पैथालासा से हुई। और इसके प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए कि जहां पर हैं कि ओरिजिन ऑफ ओशियंस एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स यानी कि महासागरों की उत्पत्ति और महाद्वीपों की उत्पत्ति, तो वहां सदैव प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि जो महाद्वीप है या महाद्वीपों को या स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। और महासागरों को या जल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया? पैथालासा कहा गया। और इसी पैथालासा से जो है महासागरों की उत्पत्ति हुई है और यह जो पेंजिया था इससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से हम देखा जाए तो महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई है? पैथालासा से हुई है। अब महासागरों की उत्पत्ति हुई है तो वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर है? तो जिसका हमने अध्ययन किया है कि जो महासागरों की उत्पत्ति पैथालासा से हुई है तो पृथ्वी पर वर्तमान में कितने महासागर हैं? 4 महासागर है। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो अब आपको एकदम पूरा क्लियर हो चुका होगा कि पृथ्वी पर जल और स्थल मंडल का वितरण किस प्रकार से था, उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थल मंडल का वितरण किस प्रकार से था, दक्षिणी गोलार्ध में जल और स्थल मंडल का वितरण किस प्रकार से था, और साथ ही जो पूरा जल मंडल है उस जल मंडल में महासागरीय जल कितना है और पीने योग्य या ताजा जल कितना है, और जो महासागरीय जल है उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो 4 महासागरों के रूप में किया गया है। और साथ ही हम बात करते हैं तो हमारे महासागरों की उत्पत्ति किससे हुई है या किस भाग से हुई है, और वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर है। अब जब हम एक एक महासागरों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इनकी उत्पत्ति को लेकर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति वह पैथालासा के सिकुड़ने से हुई है। किससे हुई है? पैथालासा के सिकुड़ने से। यही हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर की जो उत्पत्ति है वह अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापित होने से हुई है। और वही हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर की जो उत्पत्ति है वह भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर विस्थापन से हुई है। तो केवल सामान्यता इन जो है महासागरों की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या है। महासागरों की उत्पत्ति, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशांत महासागर। आप समझना यहां से
प्रशांत महासागर की उत्पत्ति पैथालासा के सिकुड़ने से सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि जो प्रशांत महासागर है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। इसकी उत्पत्ति जो है पैथालासा था, इसका कुछ भाग अटलांटिक महासागर में चला गया, कुछ भाग हिंद महासागर में चला गया, कुछ भाग जो है आर्कटिक में चला गया। तो जो शेष बचा हुआ सागर था या शेष बचा हुआ जो पैथालासा था, जो सिकुड़ा हुआ पैथालासा था, उससे किसकी उत्पत्ति हुई है। प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति पैथालासा के सिकुड़ने से हुई है। इसके बाद दूसरा बात करते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापन से हुई है। कि यहां जो अटलांटिक महासागर कब बना या कैसे बना। तो जो हमारा पेंजिया का जो भाग था, जब पेंजिया टूटा और उससे अमेरिकन प्लेट जब पश्चिम की ओर विस्थापित हुई तो बीच में एक अंग्रेजी के एस वर्ण के आकार का महासागर बना जिसे अटलांटिक महासागर कहा गया। तो ये ध्यान रखना अटलांटिक महासागर की उत्पत्ति पैथालासा से ही हुई है। लेकिन पैथालासा का कौन सा भाग या क्यों आया, क्योंकि जब अमेरिकन प्लेट पश्चिम की ओर विस्थापित हुई तो बीच में जो है यूरोप और अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक एस आकार की जल राशि जमा हुई जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। इसीलिए अटलांटिक महासागर की यदि आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति कैसे हुई है तो अमेरिकन प्लेट के पश्चिम की ओर विस्थापित हुई, उससे पैथालासा का जल यहां पे जमा हो गया और अटलांटिक महासागर बना। यही बात करते हैं हिंद महासागर की। अब देखिए हिंद महासागर की उत्पत्ति को समझना। हिंद महासागर की उत्पत्ति भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर कि जब भारतीय प्लेट जब गोंडवाना लैंड से अलग हो गए उत्तर की ओर विस्थापित हुई तो बीच में जो निम्न भूमि क्षेत्र बना उस निम्न भूमि क्षेत्र में पैथालासा का जमा हो गया और पैथालासा का जल जमा होने से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई। इसलिए हिंद महासागर की उत्पत्ति जो है किससे हुई है, भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर
विस्थापन से। और आर्कटिक महासागर जो है उसमें पैंतालासा का जल जो उत्तरी ध्रुव के आसपास जमा हुआ, उससे आर्कटिक महासागर की उत्पत्ति हुई है। और इसकी उत्पत्ति जो है पैंतालासा का जल उत्तरी ध्रुव के आसपास जमा होने से हुआ है। तो इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी पर 4 महासागरों का उदय हुआ और यह 4 महासागर महासागरीय जल के रूप में हमें दिखाई देता है, जो पूरे पृथ्वी के जल मंडल का 97.25% है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें पूछा जाता है कि महासागरों की उत्पत्ति के बाद महासागरीय उच्चावच। देखिए, हम एक एक महासागर को अलग से पढ़ने वाले हैं, चाहे हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक है, हिंद महासागर है, आर्कटिक, सभी महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में उत्पत्ति भी है, साथ में उनकी विशेषताएं भी हैं। तो एक एक महासागर की विशेषताएं हमको अलग से पढ़नी होगी। लेकिन महासागरों की कौन सी विशेषताएं हमसे पूछी जाती है, तो इसीलिए हमें जो है एक तो उत्पत्ति के बाद में महासागरीय नितल के उच्चावच पढ़ने होते हैं, और अलग अलग महासागरों में अलग अलग महासागरीय जो है उच्चावच है, और उनको लेके एग्जाम में हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब समझना, अगला जो पॉइंट हमसे पूछा जाएगा वहां पूछा जाता है महासागरीय नितल के उच्चावच। अब महासागरीय नितल के उच्चावच क्या होते हैं, केवल पहले समझना कि कौन कौन से महासागरीय नितल के उच्चावच होते हैं। अब पहले तो पूरा पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि महासागरीय जो नितल के उच्चावच हैं, महासागरीय नितल के उच्चावच महासागरीय के उच्चावच को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि महासागरों के अंदर जो उच्चावच हमें मिलेंगे उससे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं समझना। सबसे पहला जो है वह है महाद्वीपीय निमग्न तट। महाद्वीपीय निमग्न तट। क्लियर हो गया। दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न ढाल। तीसरा है महासागरीय नित्तल मैदान। महासागरीय नित्तल मैदान। और चौथा जो है वह है महासागरीय गर्त। मुख्य रूप से जो है आपको महासागरों में
4 उच्चावच मिलेंगे, एक महाद्वीपीय निमग्न तट के रूप में, एक महाद्वीपीय मग्न ढाल के रूप में, एक महासागरीय नित्तल मैदान के रूप में और एक महासागरीय गर्त के रूप में। इसके अलावा जो हमारा महासागरीय नित्तल का मैदान होता है, इसमें भी कई संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। यह जो महासागरीय नित्तल का मैदान है, यहां पर आपको ग्वाट मिलेगा, ग्वाट यानी कि एकाकी सपाट शीर्ष वाली पहाड़ी समुद्री टीला, जिसे सी माउंटेन कहा जाता है। इसके अलावा जलमग्न कटक, और इसके अलावा क्या मिलेंगे आपको, द्वीप। यहां भी आपको जो है महासागरों के अंतर्गत मिलते हैं, लेकिन यहां सभी महासागरीय नित्तल के मैदान के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि महासागरीय नित्तल उच्चावच में मुख्य रूप से 4 उच्चावच मिलते हैं। अब ये उच्चावच होते क्या है, तो पहले मानचित्र में समझना कि यह क्या होते हैं। कि महासागरीय नित्तल के उच्चावच मुख्य रूप से कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, तो समझना। यह जो है, यह है स्थल, क्लियर, और यह है महासागरीय नित्तल। महासागरीय नित्तल, जिसमें यह जो है, यह है जल राशि, पूरा पानी है। अब देखिए, जब स्थल भाग से नदियां आती हैं, अपने साथ अवसाद लेके आती है, और इन अवसाद को यहां पर क्या करेगी, जमा करेगी। और यहां जो अवसाद होंगे इस समुद्र से थोड़ा, इस जल से नीचे जमा होंगे। यह ध्यान रखना, यह अवसाद जल के नीचे, जब स्थल भाग से नदियां या अन्य के कारण महासागरीय जल इसमें पानी में आता है, तो वह अपने अवसादों को जमा करता है। तो महाद्वीपीय अवसादों के कारण, यानी कि महाद्वीपीय अवसादों के कारण इस तट के सहारे, महाद्वीपों के तट या समुद्र महाद्वीपों के किनारों पर जो एक अवसाद जमा से उच्च भूमि क्षेत्र का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय निमग्न तट। क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय निमग्न तट कहा जाता है। तो ध्यान रखना, महासागरीय नित्तल के उच्चावच में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं, महासागरीय निमग्न तट का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरी जो संरचना आती है, इसको भी बहुत तरीके से समझना। दूसरी संरचना यहां एक जो ढलान नुमा संरचना पाई जाती है, ढाल के रूप में, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दूसरी कौन सी संरचना मिलेगी, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तीसरा, जिस तरह से स्थल मंडल पर यानी महाद्वीपों पर समतल मैदान होता है,
उसी प्रकार सागरों के अंदर भी समतल मैदान होता है, और जो ये समतल मैदान होता है इसे कहा जाता है महासागरीय नित्तल मैदान। क्या कहा जाता है? महासागरीय नित्तल मैदान। तो यहां जो है महासागरीय नित्तल मैदान होता है। और इसके बाद महासागरों में जो सबसे गहरा या निम्न बिंदु होता है उसे कहा जाता है महासागरीय गर्त। तो इस तरह से महासागरीय नित्तल के उच्चावच में महासागरीय निमग्न तट होते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट होते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, महासागरीय नित्तल का मैदान होता है और महासागरीय गर्त होते हैं। अब इस महासागरीय नित्तल के मैदान में कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो पाई जाती है गॉट, एक पाई जाती है कटक और एक पाई जाती है द्वीप। तो यहां जो है यहां भी महासागरीय नित्तल के उच्चावच में आते हैं, लेकिन यहां सब महासागरीय नित्तल के मैदान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन महासागरीय नित्तल उच्चावच में मुख्य रूप से कितने उच्चावच हैं? 4। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय नित्तल मैदान और महासागरीय गर्त। और इनको लेके हमें एग्जाम में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था